Good morning, dear students. So, yesterday we have completed with proteins, a kind of a polymer, macromolecule present in our body. Today we are moving towards one more polymer, that is polysaccharide. So, polysaccharide, the word means it is polymers of sugars. और sugars को बोला जाता है monosaccharides. Okay, saccharone, that is a sweet in nature. Okay, सैकेरोन का मतलब होता है स्वीट इन नेचर, मोनो दैट इज सिंगल यूनिट, सच सिंगल यूनिट इज दैट. ओके, सो ऐसे जो सिंगल यूनिट्स हैं मोनोसेक्राइड्स, जिसको हम शुगर्स बोलते हैं, शुगर्स आर स्वीट इन नेचर. ओके, उसके जो पॉलीमर्स बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स. एग्जांपल्स ऑफ सच पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च, homopolymer of glucose. So starch is a homopolymer of glucose. इसका मतलब क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पॉलीमर हो सकते हैं, होमोपोलीमर एंड हेटेरोपोलीमर. अब ये जो होमोपोलीमर है, इसका मतलब क्या? तो अगेन आई एम रिवाइजिंग. होमो मतलब सेम तरह के यूनिट से बना हुआ पॉलीमर, सेम एक ही यूनिट से बना हुआ. कल मैंने आपको ड्राइंग करके भी बताया था. तो स्टार्च में जो पॉलीमर है पूरा स्टार्च का, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली ग्लूकोज यूनिट्स. ओके, ये ग्लूकोज के यूनिट से बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज इसमें एक चेन अरेंजमेंट में है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च ओवर हियर. यहाँ पे ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि शुगर्स है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन कंटेनिंग जो भी शुगर्स हैं, ओके, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपको देखने मिलती है. तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, ओके, विच इज कंसिडर्ड एज स्टार्च. दूसरा है सेल्यूलोज. इट इज ऑल्सो होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज. ओके, लेकिन स्टार्च और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी. ओके, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप देखिए. ओके, स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में आगे डिस्कस भी करने वाले हैं इसके बारे में हम. देन ग्लाइकोजन, इट इज ऑल्सो होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज. नाउ सी द वेराइटी. ग्लूकोज ही है सभी में, सभी होमोपोलीमर है. देन ऑल्सो स्टार्च इज डिफरेंट, सेल्यूलोज इज डिफरेंट, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो डिफरेंट. सभी के फंक्शंस भी डिफरेंट है, लोकेशंस भी डिफरेंट है, दो दे आर मेड अप ऑफ द सेम मोनोमर. ओके, सेम मोनोमर. ओके, होमोपोलीमर, राइट. Inulin. Now this is somewhat different. Homopolymer of fructose. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है inulin, homopolymer of fructose. Fructose यूनिट से बना हुआ है ये. Fructose is also 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर. लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में थोड़ा डिफरेंस है. ओके, ग्लूकोज is having aldehyde group as a reactive group and fructose is having ketose group. Okay, इसलिए ग्लूकोज जो है it is called aldose sugar and fructose जो है it is called ketose sugar. Okay, okay, there are some complex polysaccharides formed of amino sugars. Okay, amino sugars है यहाँ पे. For example, glucosamine and N-acetyl galactosamine, complex polysaccharides formed of the amino sugars. मतलब sugars तो है, लेकिन उसके किसी एक कार्बन पे एमिनो ग्रुप अटैच्ड है. ओके, एमिनो ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा एमिनो शुगर्स, डिराइवेटिव जिसको आप केमिस्ट्री में बोलते हैं. सो इट इज अ डिराइवेटिव ऑफ द सिंपल शुगर. उसके भी पॉलीमर बनते हैं.
ओके, जैसे ग्लूकोजेमाइन इज वन सच मॉलिक्यूल, एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमाइन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है NAG, नाग। ओके, एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमाइन ऐसा भी एक पॉलीमर है विच इज मेड अप ऑफ सच टाइप ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द शुगर। फाइन। काइटिन, बहुत बार आप पढ़ने वाले हैं काइटिन के बारे में। 11th में भी ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, फंगस। ओके, और उसके अलावा भी आप 12th में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं काइटिन, और इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। सो काइटिन इज ऑल्सो होमोपोलीमर, लेकिन किसका होमोपोलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन। जैसे एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमाइन है, ऐसे एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन करके एक ग्लूकोज का डिराइवेटिव है, उसका पॉलीमर है काइटिन। सो ये नीट क्वेश्चंस हैं। ओके, काइटिन इज अ होमोपोलीमर ऑफ विच मोनोमर? तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन। तो काइटिन इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजेमाइन। इट इज सीन इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड फंगल सेल वॉल। ओके, तो ये पता है काइटिन हमें कहाँ देखने मिलता है, तो फंगस के बारे में तो हमें पता ही है। उसके अलावा फंगल सेल वॉल जो है, उसके अलावा आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है, आर्थ्रोपोडा हमें पूरा पता है फाइलम। ओके, आर्थ्रोपोडा उसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का, बॉडी के बाहर जो स्केलेटन है, उस स्केलेटन का मटेरियल भी क्या है? काइटिन। ओके, सो काइटिन इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन। फाइन। ये आप फंगल सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो सबका सेम रहने वाला है। यू कैन सी दिस रेड थ्रेड मटेरियल, दिस इज काइटिन। ओके, दिस इज काइटिन। इसके ऊपर बीटा ग्लूकान, मतलब बीटा ग्लूकोज का ये बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स वाला प्लेट दिख रहा है वो। देन फिर ये जो दिख रहा है, दैट इज एमोर्फस बीटा ग्लूकान। ओके, और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। आप देखिए फंगस का सेल वॉल, उसके ऊपर डिपोजिशन कितना ज्यादा है। काइटिन के ऊपर ग्लूकान भी है, एमोर्फस ग्लूकान भी है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं। ओके, सो फंगल सेल वॉल इज टफ। whenever we are working with the fungal cell, अगर उसमें से हमें कुछ बाहर निकालना है आफ्टर किलिंग द फंगस, तो इट इज वेरी टफ। ओके, उसको बहुत हार्श ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, तब जाके फंगस में से उसका कोई इंटरनल मटेरियल हम बाहर निकाल सकते हैं। सो इट इज वेरी टफ मटेरियल टू डील विथ, ओके, बिकॉज ऑफ दिस मच लेयरिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ओके, देखिए अब जो हम डिस्कस करने वाले थे, वो यहीं पे आपको दिख रहा है। पॉलीसैकेराइड्स बनते कैसे हैं? जैसे हमने बताया कि इट इज पॉलीमर। ओके, तो पॉलीमर है तो ऑब्वियसली मोनोमर के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो बनता ही होगा। जैसे प्रोटीन में दो एमिनो एसिड के बीच में, प्रोटीन में दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ओके, बिटवीन CO एंड NH ग्रुप बाय liberating, by freeing one molecule of H2O, one molecule of water वहां से रिलीज होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो है दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में शुगर्स ज्वाइन होते हैं, और इनके बीच में भी इसी तरह का एक बॉन्ड बनता है। ओके, वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसी तरह का एक बॉन्ड बनता है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। नाउ यू कैन सी दिस इज वन शुगर मॉलिक्यूल। सी, हर एक शुगर को देखने के लिए आपको कैसे उसको ऑब्जर्व करना है, ये फर्स्ट ऑक्सीजन जो है वहां से राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज द 6th कार्बन। और ऐसा ही यहाँ पे, ओके,
ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये भी दूसरा जो है दैट इज ऑल्सो ग्लूकोज। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, यू कैन सी ओके, यहाँ पे ये OH और ये OH दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, पार्टिसिपेट करके एक ऑक्सीजन का डोनर बनेगा और वो वहां पे बाइंड करने वाला है, और बाकी जो बचा दैट इज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ओके, so it is going to form water, it is going to liberate। okay, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू शुगर्स, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या तो उसको आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, और यहाँ पे भी वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, टू शुगर्स हैव बीन जॉइंड विथ ईच अदर। ओके, तो दो शुगर्स एक साथ ज्वाइन हुए तो उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। ओके, डाइसैकेराइड, बिकॉज डाई का मतलब टू मोनोसैकेराइड्स हैव बीन जॉइंड, इसलिए इसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड। सपोज यहाँ पे एक तीसरा शुगर ज्वाइन हो रहा है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड। तो बहुत बार नीट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, डाइसैकेराइड में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, तो बहुत बार स्टूडेंट 2 लिख के आते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो एक ही होता है डाइसैकेराइड में, शुगर के मॉलिक्यूल 2 होते हैं। ट्राइसैकेराइड में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, तो दैट इज 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड हैविंग 3 sugar molecules। okay, so it is the bond formed when individual monosaccharides are linked between two carbon atoms by dehydration। water molecule remove हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम इसको, dehydration reaction is going on। okay, fine। diagrammatic representation of a portion of glycogen, ये आपको जो पूरा दिख रहा है दैट इज द ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन में इस पोर्शन को एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है, और इस पोर्शन को भी एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है। यू कैन सी ये भी ग्लाइकोजन भी पूरा ग्लूकोज का ही बना हुआ है। ओके, ग्लूकोज का बना हुआ है ग्लाइकोजन। ओके, बॉन्ड भी ऐसे ही बन रहे हैं, फाइन। इसके ऊपर ये जो पूरा पोर्शन है पॉलीसैकेराइड, उसमें बॉन्डिंग पैटर्न समझाना जरूरी है। आई विल टेक वन सेपरेट लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, बिकॉज बॉन्डिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम सिर्फ मॉलिक्यूल को समझ रहे हैं, बॉन्डिंग पैटर्न्स जो है उसके हिसाब से ये ग्लाइकोजन, स्टार्च, ओके, सेल्यूलोज, ये है तीनों एक ही मॉलिक्यूल के बने हुए, ग्लूकोज के ही बने हुए, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। यू कैन सी यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल के, सॉरी, कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यू कैन सी कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है, तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं ताकि पूरा मॉलिक्यूल आपको देखने मिले। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो किस किस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो एक शुगर का कार्बन नंबर 1 जहाँ पे अभी कर्सर है, दूसरे शुगर का कार्बन नंबर 4। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोजन में जो बॉन्डिंग हो रहा है दैट इज बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 4 ऑफ द 2 सक्सेसिव शुगर्स। कार्बन नंबर 1, एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का, ये कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन में भी ऐसा ही होता है, स्टार्च में भी ऐसा होता है, और सेलुलोज में भी ऐसा ही होता है, दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ द सक्सेसिव शुगर। तो फिर डिफरेंस क्या है, अगेन द सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है दैट इज बॉन्डिंग पैटर्न है, भले इन्वॉल्व कार्बन नंबर 1 एंड 4 सभी में, लेकिन बॉन्ड का जो सिमेट्री है वो चेंज होता है। ओके, किसी में अल्फा टाइप का बॉन्ड है, किसी में बीटा टाइप का बॉन्ड है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे सीस एंड ट्रांस। ओके, तो यहाँ पे किसी में सीस कन्फर्मेशन बन रहा है, किसी में ट्रांस कन्फर्मेशन बन रहा है। एक और पोर्शन आपको यहाँ पे दिखा है, दिस इज द ब्रांच। अब देखिए 1 और 4 के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो इट इज जस्ट लाइक अ रेलवे, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये
कोच जो है, आप समझ लीजिए ये कोच है रेलवे का, ये भी एक कोच है, ये भी एक कोच है, तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही यहाँ पे कोचेस जुड़ते जाएंगे, कहीं पे ब्रांच नहीं बन सकता अगर 1-4-1-4-1-4 बॉन्ड बन रहा है तो। लेकिन यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच हो रहा है, ब्रांच हो रहा है, इसका मतलब कहीं एक जगह ऐसी है जहाँ पे 1-4 की जगह पे कुछ और बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये पोर्शन एनलार्ज करके दिखाया है। यू कैन सी यहाँ पे कार्बन नंबर 6 जो है, इट इज पार्टिसिपेटिंग along with the sugar, participating with the first carbon, okay, 1-6। तो 1-6, 1-4 तो यहाँ पे भी है, ओके, इसका फोर्थ, ओके, और उसी शुगर का 6th कार्बन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर ब्रांच। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि अगर सीरियल ऑर्डर में चल रहा है तो बॉन्डिंग पैटर्न है 1-4, मतलब एक का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है, दूसरी शुगर का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है इन द दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन। लेकिन जहां पे ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस में क्या होगा, इट इज 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रांच नहीं है वहां पे 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ब्रांच है वहां पे 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये नीट में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे 1-6 हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पे 1-6 करने की जरूरत नहीं, अब 1-4 चलिए, तो ये पूरा एक ब्रांच डेवलप होगा। लेकिन वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं नया एक ब्रांच बनाए, तो फिर वहां पे भी 1-6 हो जाएगा, वापस 1-4 लेकिन यहाँ वापस ब्रांच बनाए तो यहाँ पे भी एक शुगर 1-6। तो एट द ब्रांचिंग जंक्शन जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, दैट इज फॉलोइंग 1-6, C1-C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जहाँ पे ब्रांचेस नहीं है वहां पे C1-C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। बेसिक डिफरेंसेस क्या है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च में, इसके ऊपर मैं पूरा एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो नीट के लेवल तक का आप वहां पे डिस्कस और भी ज्यादा डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं। अभी एक फ्लो में हम चैप्टर खत्म करते हैं और उसके बाद ये जो चीज है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, स्टार्च जो है, इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च। इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, I2 आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन गिविंग ब्लू कलर। ओके, तो स्टार्च जो है ये हेलिकल स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कल हमने प्रोटीन का देखा था अल्फा हेलिक्स, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्च का भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा ही बनता है। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस हेलिकल नेचर स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन, और आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है। बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन, देखिए आप देख सकते हैं आयोडीन का बॉटल यहाँ पे दिखाया है, ड्रॉपर में आयोडीन है, ये आप देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का दिख रहा है आयोडीन वाटर। लेकिन जैसे ही आप इसको स्टार्च वाले किसी मटेरियल के ऊपर पोर करेंगे, जैसे यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर को कट किया गया है और उसके ऊपर उसको पोर कर रहे हैं, इट इज गिविंग द डार्क ब्लू कलर। यहाँ से आपको ब्लैक जैसा लग रहा है लेकिन इट इज एक्चुअली गिविंग डार्क ब्लू कलर। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, वेदर इन योर सैंपल स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट। इन फूड इंडस्ट्री एडल्ट्रेशन भी होता है, हमें पता है कि मतलब कुछ चीजों में मिक्सअप करके दिया जाता है। ओके, स्टार्च इज एक्टिंग एज अ बाइंडर, ओके, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है तो बहुत बार उसको मिक्सअप करके दिया जाता है जो एक्चुअली स्टार्च वहां पे होना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, आप उसको ऐसे आयोडीन वाटर के ड्रॉप डाल के उसको, उसकी आइडेंटिटी देख सकते हैं। अगर स्टार्च वहां पे प्रेजेंट है मतलब द फूड मटेरियल विच दे आर सेलिंग, ओके, इट इज एडल्ट्रेटेड। ओके, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन ऐसा एक टेस्ट हो सकता है, राइट। सेल्यूलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। ओके, आपने देखा सेल्यूलोज में प्लेट जैसा फ्रेमवर्क बन रहा है, ओके, पूरा,
तो वहां पे कोई हेलिक्स नहीं है एंड देयरफॉर इट कैन नॉट होल्ड I2। तो सेल्यूलोज जो है वो I2 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन सेल्यूलोज देने वाला नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस है। फाइन, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। ओके, और उसमें कुल मिला के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, फिर दो तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा और बीटा जो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में पाए जाते हैं। ओके, उनके बारे में पूरा एक प्रेजेंटेशन स्लाइड है, एक या दो स्लाइड में पूरा वो हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वो मैं आपको एक बार समझा दूंगा, सो दैट अगर उसके रिलेटेड भी बाय मिस्टेक पूछा जाता है, ओके, देन यू मस्ट हैव द आंसर। फाइन, so now we are moving towards one more macromolecule, that is nucleic acids। okay, actually हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वन मोर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो मैक्रोमोलेक्यूल हैं, that is DNA and RNA। so nucleic acids are heteropolymers। जैसे proteins are heteropolymers, ऐसे nucleic acids are heteropolymer of nucleotides। है तो सभी न्यूक्लियोटाइड वहां पे। ओके, many nucleotides are linked to form polynucleotide। देखिए अभी न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, ये पढ़ चुके हैं। शुगर के साथ पहले नाइट्रोजन बेस आएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। फिर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर देन नाइट्रोजन बेस, इतना अगर खत्म हुआ, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। फिर उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, फाइन। अभी यहाँ पे जो आपको समझाया गया है इस प्रेजेंटेशन में, ये न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जब ज्वाइन होता है ना, तब ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होता है। अदरवाइज ये क्या है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। फाइन, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो आइडियली ये है तो क्या, ट्राइफॉस्फेट। मैं बताता हूँ कैसे। ये भी फॉस्फेट है और ये भी फॉस्फेट है। क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर या आरएनए का स्ट्रक्चर समझने से पहले मुझे लगता है ये डिस्कस करना जरूरी है। यू कैन सी शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ पहले एक फॉस्फेट जुड़ता है। सी शुगर है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, जहां पे अभी कर्सर है उस कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन है। फिर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 होगा जो आपको दिखाया नहीं गया है। और यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ने वाला है टू द कार्बन नंबर 5। एक फॉस्फेट जुड़ा, सी इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर को, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोसाइड। और उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट जुड़ा है। फिर उसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ता है। ओके, उसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ता है, दैट इज यहाँ पे जो दिखाया है। ओके, दो फॉस्फेट हुआ है, तो ये तो न्यूक्लियोसाइड ही है, तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ओके, फिर उसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ा, दैट इज 3 फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, एनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपी। पहले आएगा एनएमपी, पहले आएगा एनएमपी, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट है तब। फिर आएगा एनडीपी, दैट इज न्यूक्लियोसाइड
डाइफॉस्फेट, और फिर आएगा NTP दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब अगर ये नाइट्रोजन बेस जो है वो ए टाइप का है, मतलब एडेनिन है, अगर ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो फिर हम इसको न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलते हैं, ये हमें पता है, इसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन। कि क्या बोलते हैं, ये पढ़ चुके हैं, एडेनोसाइन, इसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन। अगर ये नाइट्रोजन बेस फिक्स है कि इट इज एडेनाइन, तो फिर ये मॉलिक्यूल हो जाएगा एडेनोसाइन। कितना, शुगर प्लस एडेनिन दैट इज एडेनोसाइन। अब अगर उसके साथ सी उसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ा तो नाम क्या हो जाएगा, यू कैन सी NMP दैट इज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। लेकिन अब ये न्यूक्लियोसाइड का नाम हमें क्लियर हो चुका है, ये N की जगह पे एडेनोसाइन है, तो ये हो जाएगा AMP, मतलब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का अब हमें क्लियर है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस वहां पे प्रेजेंट है, तो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। फिर अगर 2 फॉस्फेट है तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब मुझे पता है कि सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा है वो तो सभी के लिए फेमिलियर है, दैट इज ATP। ओके, तो अगर एडेनिन है तो AMP, ADP, ATP। ग्वानोसाइन है तो GMP, GDP, GTP। ऐसे ही अगर साइटिडिन है तो CMP, और ऐसे सभी के लिए हो सकता है। पांचों तरह के जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है सभी के ऐसे शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म आप बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल प्रेजेंटेशन में मोनोफॉस्फेट फॉर्म दिखाया है, बिकॉज शुगर के साथ सिंगल फॉस्फेट वाले फॉर्म में ही न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। अब देखिए AMP, ADP, ATP, एक भी फॉस्फेट अगर है तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर सभी फॉस्फेट रिमूव हो गए तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ओके, मोनोफॉस्फेट इट इज आल्सो न्यूक्लियोटाइड, डाइफॉस्फेट आल्सो न्यूक्लियोटाइड, ट्राइफॉस्फेट आल्सो न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए बॉन्ड मैंने कैसे दिखाए हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेट बॉन्ड है, लेकिन 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो मैंने वेवी फॉर्म आपको दिखाया है। द रीजन इज इट इज एनर्जी रिच बॉन्ड। तो जब आपको एनर्जी रिच बॉन्ड दिखाना होता है यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, एनर्जी रिच बॉन्ड अगर आपको ड्रॉ करना है कहीं पे केमिस्ट्री में भी तो यू शुड ड्रॉ इन दिस वे, तो पता चल जाता है, बिना बोले पता चल जाता है कि दिस इज यू आर मार्किंग एज एन एनर्जी रिच बॉन्ड। मतलब एनर्जी रिच बॉन्ड मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब उसमें से एनर्जी रिलीज होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है दैट इज नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर। अच्छा, ये शुगर जो है इट इज पेंटोज शुगर बिकॉज 5 कार्बन। ग्लूकोज इज हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन है, इट इज पेंटोज। और पेंटोज में भी कौन सी शुगर है ये, तो रिबोस, इसलिए डीएनए के नाम में डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सडनली आपके लिए एक एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कशन जा रहा है। ओके, मैं समझ सकता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि पूरे सिलेबस में अगर स्टूडेंट्स को पूछा जाए कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है तो दैट इज चैप्टर नंबर 9। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। ओके, आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार ये लेक्चर देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाया है मोनोफॉस्फेट फॉर्म में, ये सिंगल फॉस्फेट है। ओके, लेकिन इसके पीछे 2 और फॉस्फेट भी होते हैं जब ये जुड़ने जाता है तब। ओके, लेकिन whenever it is present in the chain of the DNA it is in the monophosphate form। ये आप 12th में पढ़ेंगे, ये मैं क्लियर कर रहा हूं आपको भी। now you can see यहाँ पे कैसे ये चेन बन रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का। ओके, तो यू कैन सी 5 प्राइम एंड पे आप देखिए एक शुगर, ये या तो एडेनिन होगा या तो ग्वानिन होगा। क्यों कि 2 रिंग हमें दिख रहे हैं। ओके, ये उसका 5 नंबर का कार्बन है शुगर का, और ये 5 नंबर के कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, ये येलो कलर का जो दिख रहा है दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर इसका इसका पॉलीमराइजेशन करना है, मतलब इसके साथ नए मॉलिक्यूल को जोड़ना है,
तो क्या होगा, तो जो थर्ड कार्बन है शुगर का, ओके, उसके ऊपर जो OH ग्रुप है यहाँ पे, मतलब ये जो थर्ड कार्बन है, यहाँ पे अभी कर्सर आपको दिख रहा है, ओके, तो वो जो थर्ड कार्बन है ना, उसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप है, उसी न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है पेंटोस शुगर, उसका जो थर्ड कार्बन है, उस थर्ड कार्बन का OH ग्रुप वो अपकमिंग नेक्स्ट अपकमिंग अभी जो जुड़ा नहीं है ऐसा, उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा। ओके, और अब ये नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुका है। ओके, अब ये जो जुड़ा है उसका OH ग्रुप है थर्ड कार्बन का, वो भी फिक्स है, वो नेक्स्ट अपकमिंग के फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चेन चलता रहेगा। आप समझिए कि पूरा चेन खत्म हो चुका है, तो लास्ट में यहाँ पे कौन सा एंड एक्सपोज होगा, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन का OH ग्रुप एक्सपोज होगा, और जहां से आपने शुरू किया था वहां पे कौन सा ग्रुप एक्सपोज हो रहा है एंड पे, तो दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में था ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे एन टर्मिनल दैट इज NH2 ग्रुप, वहां से शुरुआत करनी है लिखने की, और राइट हैंड साइड पे COOH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये वहां पे आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे ही DNA और RNA भी राइटिंग मेथड फिक्स है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे उसका 5 प्राइम एंड ड्रॉ करना है, 5 प्राइम एंड। अब देखिए 5 प्राइम, जब भी DNA का और RNA के स्ट्रक्चर में बारे में आप बोलते हैं तो कार्बन के नंबर को प्राइम नंबर दिए जाते हैं। ओके, कैसे, तो ये है 1 प्राइम। जब आपको अगर कोई पूछे कि नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 नंबर का कार्बन या फर्स्ट नंबर का कार्बन, आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1 प्राइम। मैं समझाता हूं कैसे। अगर इस स्ट्रक्चर में आपको कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, देखिए ये बहुत आगे की मैं आपको बात बता रहा हूं टू मेक यू साइंटिफिकली करेक्ट। सपोज कोई मुझे ये पूछता है कि इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो अब आपको सीक्वेंस तो पता है, ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 एंड 5th। ओके, मैं अगर मुझे किसी ने पूछा कि इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो आई विल क्विकली से फर्स्ट कार्बन। ओके, और कार्बन नंबर 1 जिसको आप C1 भी बोलते हैं केमिस्ट्री में, C1। आई एम करेक्ट, 110% करेक्ट। अब कम टू दिस स्ट्रक्चर विच इज DNA। यहाँ पे भी यही स्ट्रक्चर है, यू कैन सी यही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, जिस ये पूरा आपको एनलार्ज करके दिखाया है, इतना थर्ड नंबर का न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है। अगर कोई मुझे ये पूछे कि इस DNA के तीसरे न्यूक्लियोटाइड पे नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो मैं अगर बोलता हूं फर्स्ट कार्बन और कार्बन नंबर 1, देन आई एम रॉन्ग। ओके, अब देखिए इसमें जहाँ पे अभी ये कर्सर मैं घुमा रहा हूं वहां पे और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ C1 बोल रहा हूँ तो करेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ C1 बोल रहा हूँ तो आई एम इनकरेक्ट। ऐसा क्यों, तो जब कभी भी न्यूक्लियोटाइड एक DNA या RNA चेन के मेंबर बन जाते हैं तो फिर कार्बन का लेबलिंग चेंज हो रहा है, नंबर वही के वही रहेंगे लेकिन उसके साथ प्राइम जुड़ जाएगा, दैट इज 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5th प्राइम। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 1 प्राइम स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन बेस है, सिर्फ प्राइम जुड़ेगा, लेकिन साइंटिफिकली इट इज हैविंग अ वेटेज। ओके, तो अगर ऑप्शन में आपके पास है 1 एंड 1 प्राइम, तो फिर इस कंडीशन में 1 प्राइम इज करेक्ट आंसर, और ऐसे फ्री कंडीशन में नाइट्रोजन बेस है तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये बहुत छोटी बातें हैं, ज्यादातर मतलब टीचर्स जो है वो बताना भूल भी जाते हैं। ओके, लेकिन
यहाँ पे हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर भी फोकस करना है, फाइन। तो यू कैन सी डीएनए या आरएनए का जो चेन है उसका लेफ्ट एंड या तो टॉप एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड 5 प्राइम, 5 प्राइम एंड। क्यों? 5th नंबर का कार्बन यहाँ पे सबसे आगे दिख रहा है, और ये जो 5 प्राइम एंड है उसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ा है, तो हम बोलते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? 5 प्राइम फॉस्फेट एंड। और राइट हैंड साइड पे जैसे हम आते हैं तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो है उसका कौन सा एंड एक्सपोज्ड है? तो 3 प्राइम कार्बन इज एक्सपोज्ड। ओके, 3 प्राइम कार्बन इज एक्सपोज्ड, और 3 प्राइम कार्बन का कौन सा ग्रुप एक्सपोज है? दैट इज OH। तो बोला जाता है 3 प्राइम OH। 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट होगा और 3 प्राइम पे हमेशा हाइड्रोक्सिल दैट इज OH ग्रुप रहने वाला है। सो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, जैसे प्रोटीन में था N टर्मिनल C टर्मिनल, ऐसे डीएनए और आरएनए में होते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट टर्मिनल एंड 3 प्राइम OH टर्मिनल और हाइड्रोक्सिल, यू कैन से, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ओके, अगर इतना याद रहा तो 12th के क्लियरली 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रह जाने वाला है। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, एक होता है डीएनए विच इज डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, एक होता है डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए दैट इज रिबो न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो इन दोनों के जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसमें से ही थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा है कि डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और आरएनए में सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, वैसे उसके अलावा भी डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए में। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। द रीजन इज नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए इन डिटेल। इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो पूरा एक सेशन इसके लिए डेडिकेट करना है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, इनके फंक्शंस के ऊपर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेम इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तब तक आप न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स और इनके बारे में थोड़ा ब्रश अप करिए घर पे, right? And read your text also, read some reference also. Okay, so till then we are ending this session. Have a nice day.